अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे टारगेट जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। पहले हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, देन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम के प्रोविजन, आफ्टर दैट प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, देन स्वेट इक्विटी ऑफ शेयर्स, कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, then further issue of share, that is the right issue. Then we will see stock option, preferential allotment, and in last conversion of convertible debentures or loan, or compulsory conversion of debentures or loan, and last bonus shares. First we will look at the issue of shares at a premium. Section है 52. Here it says that a company may issue shares at a premium if board resolution is passed for that. तो कहने का मतलब है 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का, ये कंपनी 10 रुपए से ज्यादा में भी इशू कर सकती है। जैसे 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है इसे हम कहते हैं प्रीमियम। अगर कंपनी की कंडीशंस अच्छी हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस, प्रॉस्पेक्ट्स, तो कंपनी चाहेगी कि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पे बेचे। बट दिस प्रीमियम विल बी डिसाइडेड, ये प्रीमियम कितने प्रीमियम पे बेचे, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड इन द बोर्ड मीटिंग। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसके प्रीमियम के। प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट, तो ये जो कंपनी ज़्यादा रुपए में बेच रही है अपना शेयर, ये जो प्रीमियम आएगा इट इज नॉट अ प्रॉफिट, तो इसको कंपनी जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सेकंड, जितना भी प्रीमियम आएगा इट शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, और इस अकाउंट का नाम भी क्लियर है, मेंशन्ड है, इट शुड बी केप्ट इन अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दिस प्रीमियम शुड बी मेंटेन्ड एज इफ इट इज द शेयर कैपिटल, तो इसका मिसयूज जरा सा भी नहीं होना चाहिए। इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व, तो इसका नेचर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये कैपिटल रिजर्व है। नाउ लेट्स सी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि कंपनी सिक्योरिटीज अपनी जो शेयर्स है वो प्रीमियम पे इशू कर सकती है, लेकिन जो प्रीमियम आएगा उसका करेगी क्या। तो यहां पर इन्होंने बोला है सेक्शन 52(2) में, द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। पहला, इसके आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर, या फिर आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं कमीशन या फिर डिस्काउंट जो आपने दिया था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तीसरा है, यू कैन यूटिलाइज दिस प्रीमियम फॉर परचेस ऑफ ओन शेयर, बायबैक के लिए भी ये यूज हो सकता है। चौथा है यूज इसका राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, एंड फिफ्थ यूज इज फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडिम्शन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर। तो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर जब हम रिडीम करते हैं और वो प्रीमियम पे अगर कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम पे करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। हाउएवर लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडिम्शन, ये जो इस्तेमाल है ये कुछ कंपनीज ये नहीं कर सकती इस तरह से यूज। सो सर्टेन क्लासेस हैज मे बी प्रिस्क्राइब, जो जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करती है और जिनको प्रिस्क्राइब किया गया है ऐसी कंपनीज को, दे कैन नॉट यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर डी एंड ई पॉइंट, यानी वो पहले 3 के लिए ही वो यूज कर सकती है। अगेन इट इज क्लियरली मेंशन दैट अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज किया तो इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल मान लिया जाएगा।
Now let's see whether a company can issue the shares at discount. तो नया कंपनीज एक्ट ये कहता है सेक्शन 53 कि कंपनी शेयर अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, प्रोहिबिट कर दिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया है। सो एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो कंपनी अगर चाहे तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, अदरवाइज कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने इस प्रोविजन को नहीं माना और डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिए तो ऐसे शेयर्स जो इशू किए हैं वो वॉइड माने जाएंगे, और साथ ही साथ पेनल्टी भी लग सकती है। कंपनी को जो पेनल्टी लगेगी वो 1 से 5 लाख रुपए तक, और एवरी अदर ऑफिसर हु इज इन्वॉल्व्ड इन द डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ, पेनल्टी ऑफ 1 से 5 लाख, या फिर बोथ। अब बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की। बहुत बार एग्जाम में आता भी है ये। सेक्शन है 54, लेकिन इसके जो मेन डेफिनेशन है वो दे रखी है 288 में। आसान है याद रखने के लिए, 288 स्वेट इक्विटी शेयर। इट मीन्स सच इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज। बस इतना याद रखना है। तो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को जो शेयर इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स, अगर वो शेयर डिस्काउंट पे किए हैं या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो इसको स्वेट इक्विटी शेयर मान लिया जाएगा। और अब आप बोलेंगे सर ये क्यों करेंगे, कंपनी ऐसा क्यों करेगी, डिस्काउंट पे इशू क्यों करेगी डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को? तो इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। या तो उन्होंने कुछ नो हाउ प्रोवाइड किया है इस वजह से, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंपनी को प्रोवाइड किया है इस वजह से, या फिर किसी तरह का वैल्यू एडिशन किया है एम्प्लॉइज या डायरेक्टर ने कंपनी के लिए। तो दीज मे बी द रीजंस और कंसिडरेशन फॉर विच अ कंपनी कैन इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय। Now let's see what are the condition for issue of sweat equity shares। तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये भी एग्जाम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन है किसी भी नए तरीके का शेयर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो शेयर स्वेट इक्विटी की फॉर्म में इशू कर रही है कंपनी, उस वो शेयर ऑलरेडी, उस तरह के शेयर कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए हुए होने चाहिए। ठीक है, एकदम ही नए तरीके का शेयर नहीं होना चाहिए स्वेट। सेकंड कंडीशन है कि कंपनी को एटलीस्ट 1 साल तो हो चुका हो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। तो अभी जस्ट कमेंस किया है और स्वेट इक्विटी नहीं दे सकते, कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। इसके बाद कंडीशन है कि ये जो प्रपोजल है स्वेट इक्विटी का, ये शेयर होल्डर ने इसको अप्रूव कर दिया हो थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड लास्टली द रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई, तो ये जो रिजोल्यूशन जिसके थ्रू अप्रूव किया है इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, द करंट मार्केट प्राइस, the consideration if any, and the classes of directors or employee to whom these shares will be issued। इसी के साथ ही एक और कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी स्वेट इक्विटी के लिए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस जो भी इशू होंगे स्वेट इक्विटी के लिए वो फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी को। और इफ द कंपनी इज नॉट लिस्टेड, अनलिस्टेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमने देखा कि ये स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है, तो उसी तरह के शेयर जब इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है कंपनी, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स और जो ओल्ड शेयर है उसी क्लास के, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स स्वेट इक्विटी शुड बी रैंक पारी पासू विद द अदर इक्विटी शेयर
ऑफ सेम क्लास, समान अधिकार होने चाहिए। अब बात करते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की। कभी भी, जब कभी भी कंपनी को नया फ्रेश इशू करना है शेयर, यानी पैसे की जरूरत है, कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो सबसे पहला अधिकार घर वालों का होगा। घर वालों का मतलब कंपनी को सबसे पहले जो ऑफर देना है नए शेयर खरीदने का, वो अपने ही शेयर होल्डर्स को देना है। तो सेक्शन 62 क्लियरली सेज दैट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले राइट, और इसको जो हम कहते हैं, इसको जो कंपनी अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, इसे कहते हैं राइट इशू। सो सबसे पहले देखिए, राइट इशू इज एन ऑफर ऑफ अ कंपनीज शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेस न्यू शेयर्स। We can see the section 62 subsection 1 and clause A. It clearly says that whenever company wants to increase its share capital, that is through allotment of further share, such shares should be offered to existing holders of equity shares first, in proportion to the capital paid up on their shares. अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोसीजर क्या होगा फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स का। सबसे पहले कंपनी शुड सेंड अ नोटिस बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर। इसको बोला जाता है लेटर ऑफ ऑफर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये भेजना पड़ेगा कंपनी को, और उनको ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि अगर आप चाहें तो और शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हैं। ये ऑप्शन थ्रू लेटर ऑफ ऑफर के दिया जाएगा। ये जो लेटर ऑफ ऑफर है, ये कंपनी भेज सकती है आइदर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, या फिर आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ये भेजा जा सकता है लेटर ऑफ ऑफर। बट इट शुड बी सेंट एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ द ऑफर। तो ऑफर जो ओपन हो रहा है उसके एटलीस्ट 3 दिन पहले ये पहुंच जाना चाहिए। एंड द shareholders must be informed about the number of shares he has option to buy, यानी कितने शेयर वो शेयर होल्डर परचेस कर सकता है, ये भी उसको बताना होगा। गिविंग हिम एट लीस्ट 15 days एंड नॉट मोर देन 30 days। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को जो ऑप्शन दिया जाएगा उसको एटलीस्ट 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा कि वो अपना डिसीजन ले सके। 15 से मैक्सिमम जो टाइम है वो 30 दिन का उसको ऑप्शन देना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि वो नए शेयर्स जो ऑफर कर रही है कंपनी वो परचेस करना चाहता है या नहीं चाहता। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट कन्वे, अगर 30 दिन हो जाते हैं और शेयर होल्डर ने कुछ भी कन्वे नहीं किया है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि शेयर होल्डर ने ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, ठुकरा दिया है। अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज, द डायरेक्टर मस्ट स्टेट इन द नोटिस ऑफ ऑफर ऑफ राइट शेयर द फैक्ट दैट राइट टू रिनाउंस द ऑफर इज ऑल्सो अवेलेबल। देखिए, अगर किसी शेयर होल्डर्स को ये ऑफर मिला है कि और शेयर वो खरीद सकता है, और अगर वो नहीं खरीदना चाहता तो ऐसे केस में वो ये राइट सेल भी कर सकता है, किसी और को रिनाउंस भी कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं राइट टू रिनाउंस। और ये फैक्ट कि ये शेयर होल्डर इस तरह का राइट टू रिनाउंस उसके पास है, ये मेंशन होना चाहिए उस नोटिस में, लेटर ऑफ ऑफर में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिस्पोज ऑफ द शेयर्स सो डिक्लाइन। अभी हमने देखा कि शेयर होल्डर को 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है, चाहे तो वो इस ऑफर को ले ले या रिनाउंस कर दे या डिक्लाइन कर दे। अगर वो कोई जवाब नहीं देता तो मान लिया जाएगा कि डिक्लाइन कर दिया है उसने, या फिर उसने राइटिंग में दे दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे केस में वो जो शेयर्स हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर आ जाती है कि वो जो डिक्लाइन शेयर है उसको किसको अलॉट करना है। बोर्ड विल डिसाइड। ये जो राइट है शेयर होल्डर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, कि सबसे पहले शेयर्स उन्हें ही ऑफर किए जाने चाहिए, इसे हम प्रीएम्प्टिव राइट भी कहते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर।
और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है, प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या फिर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहला अधिकार जब कंपनी शेयर ऑफर करती है तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है, 62(1)(a) में देखा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं, सेक्शन 62(1)(b) एंड सेक्शन 62(1)(c). तो ऐसे केसेस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना जरूरी नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का 62(1)(b) में। तो अगर कंपनी चाहे तो जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज को इशू कर सकती है विदाउट ऑफरिंग दी शेयर फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेकिन इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को पहले ये जो प्रपोजल है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, ये इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। दूसरा एक्सेप्शन है कि शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर नहीं किए जाएंगे, वो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का या प्रेफरेंशियल ऑफर का। 62(1)(c says that company may issue shares to any person if it is authorized by special resolution। तो इसमें भी हम देखेंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास कर दिया है कंपनी ने तो ये जो नए शेयर्स हैं ये डायरेक्टली थर्ड पर्सन को इशू किए जा सकते हैं विदाउट ऑफरिंग दी शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और ये जो शेयर्स कंपनी ऑफर करेगी थर्ड पार्टीज को, ये इसका जो कंसीडरेशन है कैश में भी हो सकता है या अदर देन कैश भी हो सकता है इफ द प्राइस ऑफ सच शेयर, यानी जो प्राइस पे ये इशू कर रही है कंपनी ये शेयर्स, इसका वैल्यूएशन करा लिया गया हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। वैल्यूएशन रिपोर्ट इसके लिए मस्ट है। दो और केसेस हैं जब सेक्शन 62 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें से पहला केस दे रखा है सेक्शन 62 सब सेक्शन 3 में। अगर कंपनी ने ऑलरेडी कुछ डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं जो कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, या फिर कंपनी ने लोन ले रखा हो और जो टर्म्स हैं उस लोन की उसमें इसके बदले शेयर्स इशू करने की बात है। इसका मतलब डिबेंचर्स या लोन जो कंपनी ने इशू किए हैं, डिबेंचर्स या लोन लिया है, वो कन्वर्टिबल हैं और ये जो टर्म्स हैं इशू की, ये ऑलरेडी स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए पास हो चुका था जब ये डिबेंचर इशू किए थे या लोन रेज किया था। तो ऐसे केसेस में ये जो डिबेंचर और लोन है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में। तो डिबेंचर्स और लोन को कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या लोन हो तो इक्विटी शेयर में, और ऐसे केस में भी सेक्शन 62 नहीं लगेगा। इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने की जरूरत नहीं है ये शेयर्स पहले। ठीक इसी तरह से सेक्शन 62 नहीं लगेगा इन केस डिबेंचर जो इशू किए हैं वो गवर्नमेंट को कर रखे थे या फिर लोन लिया था वो गवर्नमेंट से लिया था। तो सेक्शन 62 सब सेक्शन 4 सेज दैट कि अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे गवर्नमेंट को या लोन लिया था गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट अगर चाहे इन पब्लिक इंटरेस्ट तो ऐसा डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो डिबेंचर है या ये जो लोन है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो ऐसे केस में भी ये जो शेयर्स हैं ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना जरूरी नहीं है। अगर कंपनी इस ऑर्डर से खुश नहीं है तो ऐसे केस में कंपनी के पास राइट है कि इट may file an appeal within 60 days of this order to NCLT. Now let's see the bonus shares के provision या capitalization of reserves के provision. It is mentioned under section 63. बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सो सेक्शन 63 सेज दैट कि कंपनी चाहे
तो वो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है अपने मेंबर्स को। बट ये जो पैसा जो आएगा इसके लिए वो कहाँ से लाएगी, तो वो फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है बोनस शेयर देने के लिए, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को भी यूज कर सकती है। तो तीन सोर्सेस है जिसके थ्रू वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है यहाँ पर। पहली बात ये कि रीवैल्यूएशन रिजर्व को वो यूज नहीं कर सकती, कंपनी रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करके बोनस शेयर नहीं दे सकती है। और दूसरा, डिविडेंड के नाम पे बोनस शेयर नहीं दे सकती, यानी व्हेन द बोनस शेयर्स आर इशूड इट कैन नॉट बी इशूड इन लिव ऑफ डिविडेंड। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। सबसे पहले आर्टिकल परमिट करना चाहिए कंपनी को इस तरह का बोनस शेयर इशू करने के लिए। दूसरा, दीज बोनस शेयर शुड बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। इसका मतलब बोर्ड को पहले रिकमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही जनरल मीटिंग उसको ऑथोराइज कर सकती है बोनस इशू को। अगर बोर्ड ने रिकमेंड नहीं किया है तो जनरल मीटिंग खुद ही बोनस शेयर ऑथराइज नहीं कर सकती है। तीसरी कंडीशन, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स या फिर डेट सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर। चौथी कंडीशन, देयर इज नो डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो कानूनन हक बनता है एम्प्लॉयज का, वो जो पैसा है वो एम्प्लॉयज को दे दिया हो कंपनी ने, उसमें किसी तरह का भी डिफॉल्ट नहीं हो। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, और जो शेयर्स है वो पूरी तरह फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी बोनस शेयर इशू हो सकते हैं। इट कंप्लाइज विथ सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा भी जो कंडीशन प्रिस्क्राइब होगी वो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। एक केस आ सकता है इस पॉइंट पे, ध्यान से समझ लेना इसको। अगर कंपनी ने अनाउंस कर दिया है डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर recommending the bonus shares, then such decision cannot be taken back by the board। तो ये डिसीजन वापस नहीं लिया जा सकता बोर्ड के द्वारा। इसके ऊपर केस आने के चांसेस हैं।